नमस्कार। कभी सोचा है हम सब एक साथ रहते तो हैं, पर कैसे और कहाँ? ये जो जगहें हैं जिन्हें हम अपना घर कहते हैं, ये कहानी उन्हीं की है, मानव बस्तियों की। तो चलिए इसी दुनिया में थोड़ा और अंदर चलते हैं। जरा इस तस्वीर पर नजर डालिए। एक अकेली झोपड़ी और फिर एक विशाल जगमगाता शहर। ये जो बस्तियां हैं ना, ये सिर्फ ईंट पत्थर का ढेर नहीं होती। असल में तो ये हमारे समाज, हमारी इकोनॉमी, हमारी संस्कृति, इन सब की नींव होती हैं। पर सवाल ये है कि ये बनती कैसे हैं। अच्छा, तो अलग अलग तरह की बस्तियों को समझने से पहले कुछ बेसिक बातें क्लियर कर लेते हैं, है ना। सबसे पहले तो यही कि भाई ये मानव बस्ती होती क्या भला है, और मोटे तौर पर इसे हम किन दो हिस्सों में बांट सकते हैं। तो देखिए, मानव बस्ती की परिभाषा में दो बहुत जरूरी चीजें हैं। पहली चीज, घरों का एक क्लस्टर, मतलब एक झुंड। और दूसरी, वो इलाका जो इन घरों में रहने वालों को रिसोर्सेज देता है, उनका पेट पालता है। तो ये सिर्फ रहने की जगह नहीं हुई, ये जीने का एक पूरा का पूरा सिस्टम है। और बस यहीं से शुरू होता है बस्तियों का सबसे बड़ा बंटवारा। एक तरफ ग्रामीण, दूसरी तरफ शहरी। गांव की दुनिया सोचिए खेती बाड़ी पर चलती है, जहां रिश्ते नाते ज्यादा गहरे होते हैं। और शहर शहर तो हैं इंडस्ट्री और सर्विसेज के हब, जहां जिंदगी की रफ्तार तेज है और ताल्लुकात थोड़े फॉर्मल हैं। तो ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट, पर यही फर्क आज भारत में मौके और मुश्किलें दोनों पैदा कर रहा है। जैसे कि गांव से शहरों की तरफ लोगों का जाना, यानी कि माइग्रेशन। तो चलिए अपनी ये जर्नी शुरू करते हैं गांव से। देखते हैं कि कैसे दूर दूर बनी अकेली झोपड़ियों से धीरे धीरे एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड गांव बन जाता है। तो सबसे बेसिक टाइप की बस्ती है बिखरी हुई बस्ती। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ घर एक दूसरे से काफी दूर दूर होते हैं। सोचिए, मुश्किल पहाड़ी इलाके या घने जंगल जैसे मेघालय और उत्तराखंड में। वहाँ का भूगोल ही ऐसा है, जमीन ही तय कर देती है कि कौन कहाँ और कितनी दूरी पर रहेगा। अच्छा, अब अगला लेवल समझिए, पूर्वा बस्तियां। इसको ऐसे सोचिए जैसे एक बड़े शहर में अलग अलग मोहल्ले या सेक्टर होते हैं ना, बस वैसे ही ये एक ही गांव के कई छोटे छोटे अलग अलग हिस्से होते हैं। इन्हें पन्ना, पाड़ा या ढाणी जैसे नाम दिए जाते हैं। और ये बंटवारा अक्सर सामाजिक या जाति के आधार पर होता है, लेकिन इन सबको मिलाकर ही वो एक पूरा गांव कहलाता है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहां हम देखते हैं कि कैसे समाज का स्ट्रक्चर बस्तियों को शेप देता है। मतलब अर्धगुच्छित बस्तियों में क्या होता है, अक्सर एक डोमिनेंट कम्युनिटी, मतलब ताकतवर समुदाय गांव के सेंटर पर कब्जा कर लेता है और बाकी लोग वो किनारों पर बस जाते हैं। गुजरात के मैदानी इलाकों में ये पैटर्न काफी आम है। और आखिर में आती है सबसे कॉमन ग्रामीण बस्ती, गुच्छित बस्ती। यहां घर एकदम सटे सटे पास पास बने होते हैं। अब ऐसा क्यों? वजह साफ है। या तो जमीन बहुत उपजाऊ है, या पानी का सोर्स पास में है, या फिर जैसे बुंदेलखंड जैसे इलाकों में होता था, सुरक्षा की जरूरत। सब साथ रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो चलिए गांव से निकलकर अब शहरों की दुनिया में चलते हैं। पर एक मिनट, एक बड़ा सा गांव और एक छोटा सा शहर, इनके बीच की लाइन कहाँ खींचती है? मतलब ऑफिशियली क्या फर्क है दोनों में? भारत की जनगणना यानी सेंसस ऑफ इंडिया इसकी एक बड़ी ही स्पेसिफिक टेक्निकल सी परिभाषा देता है। बात सिर्फ आबादी की नहीं है। किसी जगह को शहर का टैग मिलने के लिए वहां की आबादी कितनी है, कितने लोग खेती बाड़ी से अलग काम करते हैं और पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, इन सब कड़े पैमानों पर खरा उतरना पड़ता है। तो जब ये सारे नियम लागू हुए तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि 2011 में भारत की करीब करीब एक तिहाई आबादी, सोचिए 1/3, यानी 31.16% लोग शहरों में रह रहे थे। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि भारत कितनी तेजी से एक शहरी देश बनता जा रहा है। पर शहरों की कहानी सिर्फ नंबर्स की नहीं है। शहर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि वहां बहुत सारे लोग रहते हैं। नहीं, असली पहचान तो शहर को उसके काम से मिलती है, उस फंक्शन से मिलती है जो वो समाज में निभाता है। देखिए, हर शहर का अपना एक खास कैरेक्टर होता है, एक मकसद होता है। कोई शहर एडमिनिस्ट्रेशन का सेंटर है तो कोई इंडस्ट्री का, कुछ धर्म के लिए मशहूर हैं तो कुछ टूरिज्म के लिए। चलिए फटाफट कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स, ये वो शहर हैं जहां से सरकारें चलती हैं। मिसाल के तौर पर चंडीगढ़, नई दिल्ली, भोपाल। फिर हैं इंडस्ट्रियल टाउन्स। इनका तो नाम ही इनके काम से जुड़ा है। पूरी की पूरी इकोनॉमी इंडस्ट्री पर टिकी है, जैसे जमशेदपुर और भिलाई। और हाँ, कुछ शहर ऐसे हैं
जिनकी पहचान उनकी धार्मिक या सांस्कृतिक विरासत से है। सोचिए वाराणसी, अमृतसर, अजमेर के बारे में। लोग यहाँ सदियों से आस्था के लिए आते रहे हैं। तो अब थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं और देखते हैं कि भारत में शहर हमेशा से कैसे रहे हैं। हजारों सालों के सफर में हमारे शहर कैसे बदले हैं, ये कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। अगर हम बहुत पीछे जाएं प्राचीन काल में, तो शहर ज्यादातर धर्म और संस्कृति के केंद्र थे, जैसे वाराणसी। फिर आया मध्यकाल, जब शहर बने राज्यों की राजधानियां और बड़े बड़े किले, जैसे दिल्ली और आगरा। और फिर आया मॉडर्न दौर, जब यूरोपियन लोगों ने मुंबई और चेन्नई जैसे पोर्ट्स बनाए, और आज़ादी के बाद हमने चंडीगढ़ जैसे प्लान्ड शहर बसाए। अब ये आंकड़े देखिए, ये पूरी कहानी साफ कर देते हैं। 1901 में भारत की सिर्फ 10% आबादी शहरों में थी, और 100 साल बाद 2011 में ये आंकड़ा 3 गुना से भी ज्यादा हो गया, 31%। मतलब 2.6 करोड़ लोगों से सीधा 37.7 करोड़ लोग। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये हमारी सोसाइटी में एक जबरदस्त शिफ्ट है। और जाहिर है इसका सीधा असर शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज पे भी पड़ता है। तो आखिर में एक सवाल पर आकर रुकते हैं। जैसे जैसे हमारे शहर बड़े हो रहे हैं, मल्टी फंक्शनल बन रहे हैं, मतलब वहाँ इंडस्ट्री भी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी है, बिजनेस भी है, तो क्या इस सब के बीच वो अपनी यूनिक पहचान खो रहे हैं? जिन जगहों को हम अपना घर कहते हैं, उनका भविष्य क्या होने वाला है? इस पर सोचिएगा जरूर।